मैं हूँ आगा साजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात उस शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिसके बारे में बस इतना ही तारफ़ काफ़ी है कि ये दिलों पर राज करते हैं, हर एक के दुख सुख में, मुसीबत में साई की तरह लोगों के साथ, अपने वोटर्स के साथ रहते हैं। लोग दीवाना वार इन्हें चाहते हैं। हमारे इलाके की मुमताज़ सियासी समाजी शख्सियत साबका MPA मोहतरम जनाब शाहिद भट्ट साहब अभी हल्का PP 42 में ये पंजाब असम्बली के मुस्लिम लीग के उम्मीदवार भी हैं। तो आइए आज गपशप लगाते हैं शाहिद भाई के साथ। जी शाहिद भाई, कैसे हैं जी? बहुत शुक्रिया, थैंक यू शाहिद भाई फॉर योर इनविटेशन। आपने मुझे बुलाया और आपकी बहुत मेहरबानी है। हमेशा हमें चाय भी बुलाते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम भी हम आपसे लर्न करके जाते हैं। अच्छा शाहिद भाई, ये थोड़ा सा एक दो ज़ाती सवाल और उसके बाद तो पूरे हल्के में तूफ़ान बरपा है और हम चाहते हैं चाय की प्याली में थोड़ा सा तूफ़ान उठाएं। अच्छा शाहिद भाई, आपने MSc किया, फिर आप मुलाजमत और फिर आपने सियासत के समंदर में छलांग लगा दी। ये सियासत में इरादा तो आप आए या गैर इरादी तौर पर? जी बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। मैं आई डिड माई मास्टर्स इन एग्रीकल्चर। मैंने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मैंने MSc करने के बाद आई ज्वाइन मल्टीनेशनल कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, ICI पाकिस्तान लिमिटेड को। इट वाज अ मल्टीनेशनल कंपनी। मुझे वहाँ बड़ा मौका मिला स्किल्स का और लर्निंग बड़ी वहाँ से हुई। तो व्हेन आई वाज इन सर्विस तो मुझे शौक सियासत से कुछ इनहेरिटेड करैक्टर भी था, वालिदैन की तरफ से था, कुछ शौक भी था। तो सो आई केम इन पॉलिटिक्स इन 90 में। मैं पॉलिटिक्स में मजाते खुद जो है ना जी इन हो गया। और 91 में मैंने पहला इलेक्शन जो है वो बस ये ज़िला कौंसिल सियालकोट अल्हम्दुलिल्लाह वो जीता। और 91 से लेके 96 तक फिर मैं ज़िला सियालकोट में बस ये देख मेंबर ज़िला कौंसिल की मैंने एक जो है ना शबाना रोज़ मेहनत की, आवाम की खिदमत की। और इस तरह फिर मैं जो है ना लोकल बॉडीज़ में मेरी जो सबसे पहले एंट्री हुई जी। अच्छा सर भाई, मैं दूसरा ये जो है आप मुस्लिम लीग में आए और फिर आप आए और आप छा गए मियाँ साहब के साथ, मियाँ शरीफ साहब के साथ, बेगम साहबा के साथ। आपका सियासी नहीं, आपका मतलब एक घरेलू तो लग रहा। वो आपको अपने बेटे की तरह चाहती थी, प्यार करती थी। मियाँ साहब आपके साथ बहुत एहतराम का तल्लक रहा। बदतरीन उन पे जब वक़्त आया तो आप उनके साथ साए की तरह रहे। तो हर वजह क्या थी कि वो आप पर इतना ज़्यादा एतमाद करते थे? अच्छा देखिए, ये चीज़ें गॉड ब्लेसिंग है। मैं तो ये कहता हूँ जी कि मैंने केम इन पॉलिटिक्स जब मैंने 96 तक ज़िला कौंसिल की सियासत की तो उस दौरान आपको पता है मियाँ साहब अपोजिशन में थे। तो तहरीक निजात का हमने एक जो है ना जी मूवमेंट शुरू की। तो उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लेवल पे बेहतरीन किरदार अदा किया। और ये चीज़ें सारी हाईलाइट होती रही डिस्ट्रिक्ट की, फिर ऊपर तक गई। तो फिर मुझे 97 में MPA का टिकट मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अवार्ड किया। तो मैं उनकी टिकट पर MPA मुंतखब हो गया। अब मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात भी है और बड़े अफसोस की बात भी है कि जब हम अभी 2.5 साल हमारी हुकूमत, मियाँ नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब हमारे चीफ मिनिस्टर थे। हमारी हुकूमत बड़ी 2/3 मेजॉरिटी से पाकिस्तान में बनी हुई थी। लेकिन ऑल सडन 12 अक्टूबर 99 को हमारी हुकूमत को जो है जी वो कू कर दिया गया। मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगा दिया। तो उसकी वजह से जी शायद भाई आप बात कर रहे थे जी। अब 12 अक्टूबर 99 को जब मुशर्रफ ने कू किया तो इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम। ये पहला मुश्किल वक्त था जो मियाँ नवाज शरीफ की फैमिली के ऊपर आया। मियाँ नवाज शरीफ साहब 85 से ज़ाहिर बात है एज ए चीफ मिनिस्टर आ गए। उससे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर भी आ गए। लेकिन उनकी 12 साल की जो 83 से लेके 97 तक जो ज़िंदगी का तारीख है उसमें पहला टाइम था जिसमें मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर बहुत सख्ती आई।
और वो थी 12 अक्टूबर 99 जब जब उनकी 2/3 अक्सरियत पाकिस्तान में ना आज तक किसी को मिली है और ना शायद तारीख में कभी किसी को मिले। तो उस सारी जो हुकूमत है उसको जो उन्होंने ख़त्म कर दिया गया। मियाँ नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब को, तमाम फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उस मूवमेंट को चलाने के लिए उनके घर में आप कितने आदमी थे? वो शोले फिल्म में है ना क्वेश्चन, कितने आदमी थे? तो जब ये बुरा वक्त आया मियाँ साहब पे, तो कितने आदमी थे जो उस मूवमेंट को लेके चल रहे थे? शायद भाई ये ऑनेस्टी अगर मुझसे पूछे ना तो 180H जो मुस्लिम लीग का ऑफिस है हमारा, और जहाँ मियाँ साहब का घर है, ये जो घर है, इस घर में सिर्फ हम 2 मेल मेंबर होते थे। एक का नाम कैप्टन सफदर था और दूसरा शाहिद भट्ट था। 12 अक्टूबर 99 के बाद मैं खुद उनके घर गया और मैंने कहा जी, मैंने फर्स्ट टाइम बेगम कुलसूम से मुलाकात की कि बाजी ये मुल्क में ये हो गया है। नहीं शायद भाई, तो ये बाकी पार्टी किधर थी? चाहे उस वक़्त तो हर बंदा अपनी जान बचाने के चक्करों में था। पार्टी का उस वक़्त वहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि मैं इस काफ़िले में शामिल हूँ जो बेगम कुलसूम के साथ 12 अक्टूबर 99 से शुरू हुआ, और उनके साथ मैं शरीके सफ़र रहा पूरे पाकिस्तान में। मैंने पहला सफ़र उनके साथ कराची की दहशतगर्दी में किया जाके, जहाँ मियाँ साहब के ऊपर जहाज़ का दहशतगर्दी का जो केस चल रहा था, वहाँ अदालतों में जाता था। तो वहाँ से मैंने फिर पूरे जनूबी पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, यानी चागी तक हम जो है वो 28 मई 2000 को हम चागी के मकाम तक बेगम कुलसूम को लेके गए। हमने पूरी मूवमेंट की कि इस पार्टी के ऊपर जो बुरा वक़्त आया है, इसकी लीड कर रही थी बेगम कुलसूम साहबा। उस वक़्त हमारी पार्टी के जो, और साथ उस वक़्त बहुत हम कम लोग थे जो उस मूवमेंट में शामिल थे, क्योंकि उस वक़्त ज़्यादा लोग जो होता है वो डर और खौफ की वजह से मुशर्रफ को उस वक़्त वो छोड़ गए। मुशर्रफ की वजह से पार्टी में बहुत ज़्यादा उस वक़्त जो है ना जी खतरात थे, इसलिए लोग सामने नहीं आते थे। और मुझे ये देखा, अगर कोई रिकॉर्ड किसी के पास है तो वो हर उस वक़्त का रिकॉर्ड, हर ज़िले का रिकॉर्ड उनके पास है कि हर ज़िले से कौन कौन MPs MNAs उस वक़्त बेगम कुलसूम के साथ 12 अक्टूबर जेल में थे। सर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि सबसे पहला मुश्किल वक़्त आया मियाँ नवाज शरीफ साहब के ऊपर 12 अक्टूबर 99 से लेकर दिसंबर 2000 तक। इस दौरान जो उनके साथ खड़े रहे हैं लोग मियाँ साहब के साथ, वो नंबर 1 के 2 उनके साथ ही हैं। उसके बाद जब वो एग्ज़ाइल में चले गए दिसंबर लास्ट में, आखिरी हफ्ते में दिसंबर के, वो एग्ज़ाइल में चले गए, वो सऊदी अरब चले गए। पूरी फैमिली जो है यहाँ से वो उन्होंने निकाल दिया और ये जला वतन हो गए। उसके बाद हमारी पार्टी जो थी उसके बाद फिर 2 हिस्सों में तकसीम हुई। यानी उनके एक तो वो लोग थे जो 12 अक्टूबर 99 को ही छोड़ गए, उनकी मौजूदगी में छोड़ गए, मियाँ साहब की मौजूदगी में छोड़। मैं कहता हूँ जी तो जिसने भी उस वक़्त 12 अक्टूबर 99 से मुशर्रफ के डर से पार्टी को छोड़ा, या पार्टी में उस वक़्त नहीं आया, तो उसने तो पार्टी से गद्दारी की। और जिन्होंने साथ दिया उनके साथ पार्टी ने क्या वफा की, देख लें। आप के मुताबिक जो आप कह रहे हैं कि जब मियाँ साहब जेल में चले गए, जी, तो आप उनके साथ हम सफ़र रहे, पूरी तहरीक चलाई बेगम साहब के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर 2000 में, दिसंबर 2000 में मियाँ साहब बाहर चले गए जी। उसके बाद हम देखते हैं कि आप काफ लीग में चले गए जी। तो आप काफ लीग में आपको भेजा गया या आप खुद काफ लीग में गए? सर देखिए, अगर मैंने खुद जाना होता या शौक से जाना होता, 12 अक्टूबर 99 जब मैं इक़्तिदार का मज़ा लेना चाहता तो फिर मैं 12 अक्टूबर को क्यों चला जाता। अब देखिए 12 अक्टूबर 99 से लेके दिसंबर तक तो मेरे ऊपर पर्चे हो चुके हैं, मेरे वालिदैन के ऊपर पर्चे हो चुके हैं, मेरे भाइयों के ऊपर पर्चे हो चुके हैं, मेरी फैक्ट्रियाँ बंद कर चुकी हैं, मुझे माली नुकसान जो बचाना था वो बचा चुके हैं। अगर मैंने जाना होता, जो पार्टी को छोड़ना था, तो फिर उस वक्त चला जाता। तो मुझे उस वक्त नहीं, तो ये पार्टी की तरफ से कोई नज़रअंदाज किया गया या डिसहार्ट हुए आप
बेगम साहबा के जाने के बाद, मियाँ साहब के जाने के बाद कि फिर आपको काफली में जाना पड़ा? सर मैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं अब इसके ऊपर क्या बताऊं। बस मैं ये ज़रूर कहूँगा आई वॉज हर्टेड। मैं ये समझता था कि मैंने चूँकि बेगम कुलसूम साहबा के साथ बस ये एक भाई बन के मैंने उनके साथ वो साथ दिया जो उनकी एक औलाद जो देना चाहती है, उसका बेटा बन के, एक भाई बन के मैंने उनका साथ दिया है। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मुझे मेरी पार्टी जो है उनके जाने के बाद भी वही इज्जत, वही मकाम देगी जो मुझे उनके मुश्किल वक्त में मिला। लेकिन आई वॉज हर्टेड। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं डिसपॉइंटेड हो गया थोड़ा सा। मैं अब इसमें मैं ज़्यादा बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि मैं आई वॉज डिसपॉइंटेड। मुझे ये नहीं समझ में कार्नर हो गया। सो हर्ट होने के बाद आई आल्सो जॉइन मुस्लिम लीग काफ। शायद भाई 2008 में जी जब मियाँ साहब वापस आते हैं, जी जी, तो आप फिर मियाँ साहब जो ही वापस आए तो आप फिर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और मुझे याद है कि काफली की एक MPA को भी आप साथ ले आए, और उसको भी आप, सिटिंग MPA थी, उसको भी आप साथ ले आए और आप फिर मुस्लिम लीग में शामिल हुए। और उसके बाद हम आगे चलकर देखते हैं कि मियाँ साहब फिर गिरफ्तार हो गए, फिर बुरा वक्त आया, फिर वो अरेस्ट हो गए, आप फिर हरावल दस्ते में साथ रहे। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? सर भाई ये आपकी 100% बात सही है। देखें 2008 में जब मियाँ साहब वापस केम इन पाकिस्तान, जब हुई उनकी पाकिस्तान में एंट्री हुई और उन्होंने जब आके इलेक्शन लड़ा, तो 2010 में आई थिंक इनका जो है गवर्नर सलमान तसीर थे, उन्होंने असम्बली जो थी पंजाब असम्बली वो सस्पेंड की, डिज़ोल्व नहीं की, सस्पेंड की। तो उस वक्त फिर मुश्किल वक्त पार्टी के ऊपर आ गया। पहला मुश्किल वक्त है 12 अक्टूबर 99 से लेके दिसंबर 2000 तक। दूसरा मुश्किल वक्त आया पार्टी के ऊपर 2010 में, जब शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को सस्पेंड कर दिया गया, गवर्नर राज लगा दिया गया। मुझे फिर अल्लाह ने मौका दिया। मुझे हमेशा अल्लाह ताला भेजता है, मैं तो ये समझता हूँ, मुझे डायरेक्शन देता है कि ये मुश्किल में इनका साथ दे, पार्टी की खिदमत के लिए। मुझे फिर उस वक़्त शहबाज शरीफ साहब ने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने ज़ाती गाड़ी देकर भेजा। ख्वाजा हसन साहब जो एडवाइज़र टू चीफ मिनिस्टर भी हैं, आजकल भी प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र हैं ख्वाजा हसन साहब, उन्होंने ड्यूटी लगाई कि शाहद को लेके आए। और मैं सर हेला नहीं गया, मैं, मेरी बेगम और साथ हमने एक मुस्लिम लीग की MPA उनको जाके साथ ले जा के उनको ज्वाइन करवाया, क्योंकि उस वक्त उनकी ज़रूरत ये थी, एक यूनिफिकेशन ग्रुप बना था, मुस्लिम लीग को वोट चाहिए थे। तो उस वक्त फिर अगर हम नून में अपना हिस्सा डालें तो ज़रा और वैल्यू बनती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमें इज़्ज़त मिली, ये भी हमें एजाज़ हासिल है। मैं और मेरी बेगम को ये एजाज़ हासिल है कि हमने एक MPA मुस्लिम लीग काफ की लेके नून में ज्वाइन करवाई। तो ये मुझे दूसरी बड़ी मेरे लिए खुशाइन बात है कि मियाँ साहब का ट्रस्ट मेरे ऊपर और बढ़ा कि यार हमने शाहद की ड्यूटी लगाई थी और वो बाकी फिर इसमें आके पूरा उतरा। मियाँ साहब जब फिर दोबारा फिर जेल में चले गए, उनको कैद में रखा गया, इस दौरान आप सारी मूवमेंट्स का हिस्सा रहे। जी जी। तो हम देखते हैं कि जैसे 12 अक्टूबर 99 को हुआ, मियाँ साहब अंदर चले गए, बहुत थोड़े लोग रह गए जो उनके साथ थे, ऐसे ही दोबारा फिर वही हुआ। अब बड़ी आपने बात वही कहते हैं, देखिए दोनों मैंने जो पॉइंट बताए, इन चीज़ों को कोई बंदा डिनाई नहीं कर सकता, ना कोई चैलेंज कर सकता है। अब तीसरी बात ये है कि जी जब वो आए और उसके बाद भी मुझे टिकट नहीं मिला, अवार्ड नहीं हुआ, मैं यकीन से कहता हूँ कि देखिए हमने हमेशा पार्टी की क़यादत को जो उन्होंने कहा हमने उसको obey किया। मैं समझता हूँ कि मे भी हमारी पार्टी लीडरशिप को जो है, जो फैक्चुअल पोजीशन है, हकीकत जो है रूट्स लेवल की, वो उनको नहीं मिली। इसलिए मेरे हलके की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि मेरे हलके में जब मुझे टिकट नहीं मिला तो 3 दफ़ा कंसेक्टिवली वहाँ से नून हार गई। ये वाहद हल्का है, वहाँ नवाज शरीफ का वोट है। जब मैं MPA बना था तो मैं 40% वोट, 45% वोट लेके मियाँ नवाज शरीफ की वजह से, मेरा कोई, मैं नहीं कहता मेरा वोट है, मियाँ नवाज शरीफ का 45% वोट मैंने लिया और वो मैंने सीट जीती। अब इशू ये है कि मेरे बाद 3 दफ़ा कंसेक्टिवली नून हारी, उसी सीट से हारी जो मियाँ नवाज शरीफ की सीट है। लेकिन मैंने हर दफ़ा कुर्बानी दी, हर दफ़ा मुझे कहा गया जी
अच्छा अशरफ भाई, आप इस तरफ आ गए हैं साइड की तरफ, तो मैं ये क्वेश्चन ज़ाती पूछना चाहता हूँ। हमारे ख्वाजा साहब हैं, ख्वाजा आसफ साहब, जी जी, ज़िला सियालकोट में मुस्लिम लीग के लिए उनकी फैमिली की, उनके वालिद साहब की, उनकी बड़ी खिदमत हैं, बड़ा ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी हैं। आप उनके किरदार को बहसीत मुस्लिम लीग की कैसे देखते हैं? सच्चा मुस्लिम लीग ही सर। मैं देखिए जी, मैं तो मेरी तो इब्तदाई जो है उनके साथ हुई है। मैंने आई केम इन पॉलिटिक्स 90 में मैं जब आया हूँ, तो खास साहब तो उस वक्त BCC में थे, उस वक्त बाहर थे। जब बड़े ख्वाजा साहब, हमारे बुजुर्ग ख्वाजा सफदर साहब बहुत हुए, तो उनकी जगह पे ये पाकिस्तान में ख्वाजा आसफ साहब आ गए। तो मैं तो 91 में, मेरा तो बेटा उस वक्त 1 महीने का था, तो मैंने तो अपने बेटे की जो गोद में जाके, आपी जी की, इनकी वालदा की गोद में जाके अपने बेटे को दे दिया था। तो मैं तो उनके साथ ही शामिल हुआ, इस ग्रुप में शामिल हुआ, और ख्वाजा साहब के साथ ही मैंने उनको देखा कि वो एक ना सिर्फ खुद मुस्लिम लीग ही थी, वो तो एक मुस्लिम लीग की, मैं कहता हूँ, असासे हैं। ख्वाजा सफदर साहब हमारे जो है बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुस्लिम लीग का पार्टीशन से चलते आ रहे, वो तो एक घराना ही मुस्लिम लीग के, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको हम कह सकें जी सच्चे मुस्लिम लीग की हैं। ठीक हो। अच्छा शायद भाई, आप जैसे कि ख्वाजा साहब की ज़िला सियालकोट के ऊपर, पार्टी के ऊपर पूरी नज़र है जी, आप समझते हैं? जी बिल्कुल समझ। मेंबरान असम्बली की जो कारकर्दगी है और हलकों में उनकी जो मकबूलियत है, आप समझते हैं कि वो पूरी तरह उससे बाखबर है? मेरे ख्याल में जो वो हर हल्के को मॉनिटर करते हैं, उनको पता है, और यानी कि अंडर दी अम्ब्रेला उनको पता है कौन अपने अपने हल्के में पॉपुलर है, कौन किसकी वर्थ ज़्यादा है, किसकी कम है। मेरे ख्याल में उनको हर कैंडिडेट का पता है। शायद भाई आपकी बात सही हो, ये तो आपका एक अपना एनालिसिस है, जरूरी नहीं कि जो आपका हो मेरा हो। लेकिन मेरे ज़हन में ये सवाल है कि अगर हम आपकी बात मान लें, तो फिर अगर मैं आपके हल्के 43 को देखूं, 32 जी, 42 को देखूं, तो वहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे हमें हर दफ़ा मुस्लिम लीग नून आ रही है। मतलब जाहिर है कि वहाँ पे जो उम्मीदवार का जो इंतखाब किया गया है, वो हम देख रहे हैं कि वो ठीक नहीं किया गया है। देखिए, आपका ज़ाती वोट बैंक भी वहाँ हज़ारों की तादाद में मौजूद है। आप इस वक्त सीनियर तरीन, ज़िला सियालकोट में सीनियर तरीन मुस्लिम लीग के पॉलिटिशियन हैं, सियासतदान हैं, तो आपको नज़रअंदाज करके तो फिर किसी और को बार बार पैराशूटर उतारे जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सर इसका देखिए रिजल्ट जो, इसीलिए हमें हमारे हल्के में यही होता रहा है कि हल्के वाले लोग अब जो है ना बहुत अवेयरनेस उनमें आ चुकी है। लोग समझते हैं अगर कोई अवामी नुमाइंदा अपने आप को खुद वोट नहीं डाल सकता, अगर मैं अपने हल्के का नुमाइंदा हूँ तो मैं अपना वोट भी तो अपने आप को कास्ट करूँ ना। अब हमारे हल्के की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये रही कि हमारे हल्के में हमें टिकट ना दिया गया, लेकिन बाहर के हल्के को टिकट दिया गया। अब लोग ये महसूस करते हैं कि जो बंदा अपना वोट खुद अपने आप को नहीं डाल सकता, उसको वोट दे के तो हम अपना वोट ज़ाया कर रहे हैं। और मैं जो समझता हूँ, और यही वजह हुई है कि 3 दफ़ा हमारे हल्के से जो नून आ रही है, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हमें हल्के के टिकट हमें नहीं मिलती रही, बाहर के लोगों को टिकट मिलती रही है। जो पार्टी कहती रही है हम उसको वे करते हैं। हम देखिए लास्ट में अब 2018 का इलेक्शन हुआ रिसेंटली, जो हमारा लास्ट इलेक्शन हुआ है, मैं 100% कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मुझसे पहले जब तीसरा इलेक्शन आया तो जो मेरा सिटिंग वहाँ MPA था, जिसको हमने मिल के MPA बनाया, वो पसूर शिफ्ट हो गए मेरे दोस्त भाई, तो वो हल्का मेरा खाली था। हमने समझा जी इस दफ़ा तो हमें टिकट मिल जाएगा, हमारी कारकर्दगी की बना पर, हमारी पार्टी पोजीशन की बना पर, हमारे वर्थ की बुनियाद पर। लेकिन जब इंटरव्यू हो गए, सारा कुछ हो गया, एंड मौके पर जब हम इलेक्शन लड़ने लगे तो हमें फिर मैसेज आ गया। आज भी मैं इस चीज़ को मैं ओपन कहता हूँ कि वो रिकॉर्ड निकाल के देख लें। 2018 के इलेक्शन में अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, ज़ाहिर शाह साहब को मेरे MNA थे, मेरे से उन्होंने वादा किया कि भट्ट साहब मेरी ज़िंदगी में मेरे बेटे को आप सपोर्ट करें, अगली दफ़ा आपकी है, हम जीते हैं, हमारे हम आपके साथ हैं।
आपने इलेक्शन लड़वाना है जी हमें। अब ये मैसेज अपना चौधरी अरशद बड़ाई साहब हैं, हमारे MP हैं सियालकोट से, अच्छा, वो साथ आए, ज़िला कौंसिल के तमाम मेम्बरान थे। ये मेरे साथ कमिटमेंट हुई, मेरे डेरे पर कट हुआ, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद उन्होंने कहा जी संबड़े हाल में आए, वहाँ भी आके ये प्रेस रिलीज़ दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और भाट साहब हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगली दफ़ा आपकी टिकट है। तो मैंने तो सर उस वक़्त भी मैंने ये कहा जी कि देखिए आप मेरे साथ जितनी मर्जी ज़्यादतियाँ कर ले, लेकिन हल्के के साथ ज़्यादती ना करें। जी सर। तो मैंने फिर भी जी सर। तो मुझे ये आज भी अरशद बड़ाई साहब इस बात के गवाह हैं, सारे सबको पता है। तो मैंने अरशद बड़ाई साहब ने कहा कि भाट साहब मैं आई एम गारंटर, मैं गारंटर हूँ, आपको पता है मुझे किसने भेजा है? मैं कहा जी बड़ाई साहब ने, कि बेटी चेयरमैन जिला कौंसिल थी, उन्होंने ज़ाहिर शाह साहब के साथ वहाँ हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस रिलीज़ की उनके साथ हमने। उन्हें कहा भाट साहब आई एम गारंटर, मैं आपका गारंटर हूँ कि अगली दफ़ा आप इस दफ़ा फिर कुर्बानी दे दें। पार्टी को सब पता है, लेकिन पार्टी की कुछ मजबूरियाँ हैं, आप जो है ना इलेक्शन लड़वाएं। तो मैंने यकीन जानिए, उन्होंने एक दफ़ा जब कहा जी ख्वाजा आसफ साहब ने ये मैसेज दिया है मैं गारंटर हूँ और आप करें, मैंने फिर ये कहा जी, मैं कहा जी ये ले छुरी, ये ले गला, आप हमारी गले पे छुरी चलाएं, हम आपके साथ हैं। और मैं यकीन जानिए मैंने वो इलेक्शन अपना समझ के इलेक्शन लड़ा, और हार जीत तो ज़ाहिर बात है किसी न किसी की होनी थी। फैसला चूँकि बहुत लेट हो रहा था, अनलकीली वो सीट जो है इस वजह से फिर आ रही कि जी आपका ये फैसला गलत है। लोगों ने कहा जी कि नहीं, इस वक्त जो है ना हालात नहीं बन रहे। मुस्लिम लीग ने फिर भी 26,000 अपने वोट लिए, जीतने वाला को 32,000 ले गया, 6-7 हज़ार से वो फिर सीट हार गई। आगा साहब, मसला सिर्फ ये है कि लोग अब ये रियलाइज़ कर रहे हैं, हल्के की नुमाइंदगी वाला अगर बंदा नहीं आता तो लोग मायूस हो जाते हैं, लोग नज़रअंदाज हो जाते हैं। वो कहते हैं जी ये नुमाइंदे आते हैं, ये बाहर के नुमाइंदे होते हैं, ये वोट लेते हैं, इनको हमारा। अब मुझे ये बताएं, मेरा तो एक जनरेशन नहीं, मेरे अपने वोटर्स को जानता हूँ, मैं उनके वालिदैन को भी जानता हूँ, मैं उनके दादा को भी जानता हूँ, वो 3-3 नस्लों से तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, वो हमें जानते हैं जनरेशन को। अच्छा शहर भाई, कुछ सर इसलिए वो लोग जो है ना, शहर भाई एक सवाल किसी ने पूछा जी जी, वो कहते हैं, सवाल है वो ये कहते हैं कि भाई 2-3 अशरों से ये जो हल्का है इसको मुस्लिम लीग ने लावारिस छोड़ दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग तो यहाँ से आ जाती है, तो जाहिर है फिर मुस्लिम लीग की जो वर्कर हैं वो भी डिसऑर्ड है। मुस्लिम लीग का जो वोट बैंक है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है, क्योंकि 2-3 दफ़ा तो मुस्लिम लीग वहाँ से आ रही है। तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा अब इलेक्शन की आमद है, एक तूफ़ान बरपा है, तो क्या आप समझते हैं कि पार्टी जो है इस वक्त कोई होश के नाखून ले? सर बिल्कुल लेगी। मैं देखो सबसे ज़्यादा मुतासर तो हम लोग खुद होते हैं, लेकिन ये कभी नहीं आगा साहब हुआ कि जिन लोगों से हमने वोट लिए हुए हैं ना, हमने 5 साल उनको सर्विस दी है। मास आए इस बात के कि हम उनको नालियाँ गलियाँ मैं पक्की नहीं करवा के दे सका, लेकिन कोई एक ऐसा देहात भी नहीं आएगा नज़र कि जिस जगह मैं गया हूँ वोट लेके आया हूँ कैंडिडेट के लिए, उसके पास दोबारा ना गया हूँ। ये 50 दफ़ा हम जाते हैं, हर रोज़ हमारा यही काम होता है हल्के में गमी खुशी में शामिल होना, उनके साथ रहना, कि हम उनको अकेले नहीं छोड़ते। लेकिन डेवलपमेंट करवाना जाहिर बात है वो MP MNA का काम है, फंड्स उनको मिलते हैं। बिल्कुल, हमने चूंकि जो वोट लिए हुए हैं, पर्सनैलिटी वोट लिए होते हैं या पार्टी के वोट लिए होते हैं, हम उन पार्टी वर्कर को सपोर्ट करते हैं, उनका साथ निभाते हैं। लेकिन अब इस दफ़ा की जो बात आप कह रहे हैं कि लोग बिल्कुल सही कहते हैं कि क्या जी यही एक हल्का बचा है जहाँ का वाली वर्ष कोई यहाँ नहीं है? क्या हम में को कमी है? क्या हमारी क्रेडिबिलिटी में कमी है? क्या हमारी को एजुकेशन में कमी है? क्या हमारी को क्वालिफिकेशन में कमी है? कैंडिडेट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? देखिए क्राइटेरिया मैं तो समझता हूँ नॉट फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, बल्कि मैं तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये एक मैसेज देना चाहता हूँ। कैंडिडेट फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आते हैं, आएगा भी इस दफा लोगों को, कि जो हल्के का कैंडिडेट है, रहशी है, जिस हल्के से को रहने वाला है, उसको टिकट दिया जाए। बाहर के हल्के को टिकट ना दिया जाए, वो नहीं है। सर होता क्या है,
मोस्टली हम लोग आ रहे हैं, कोई बाहर से आ जाता है जी मेरे पास तो बहुत बड़ी गाड़ी है जी, मैं भी इलेक्शन लड़ने लगा हूँ जी। एक बंदा आता है जी मेरा बहुत बड़ा कारोबार है जी, बाहर बैठा हूँ जी, मेरा कारोबार है, मैं भी आ गया। ये इलेक्शन नहीं होते। तहसील लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इंटरनेशनल मीडिया पे ये शोर मचा हुआ है कि भाई पैराशूटर जो है वो हल्कों में ना उतारे जाएं, लेकिन बात उधर की उधर है। सर देखिए ये हमारा काम है अपनी आवाज़ आपके ज़रिए, आप लोगों के ज़रिए, आप भाइयों के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए हमारा काम है कि अपनी आवाज़ को अपने हल्का अवाम की नुमाइंदगी करते हुए अपनी लीडरशिप तक, मकामी लीडरशिप और जो इंटरनेशनल है, जो बाहर बैठी हुई है, यहाँ बैठी हुई है, आपके ज़रिए उन तक आवाज़ पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। हम उन तक आवाज़ पहुँचा देंगे कि सर हल्के के बंदे को ही टिकट देना चाहिए जो कमिटेड हो आपके साथ, जिसकी पास हिस्ट्री भी आपके पास हो। ये नहीं कि आज का एक बंदा और 32 साल से काम कर रहे हैं, मैं 30 साल से 32 साल से सर्विस दे रहा हूँ, एक आदमी पिछले साल आता है या 2 साल पहले आता है या 3 साल पहले आता है जी, मैं भी आ गया हूँ, गाड़ियों का बिजनेस है, गाड़ियों का बिजनेस है जी, मेरे पास पैसे बड़े आ गए हैं जी, तो मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया हूँ जी, तो मुझे टिकट दे दिए। ये क्राइटेरिया नहीं होता ना किसी भी पार्टी में। हम अपनी आवाज़ आपके ज़रिए मीडिया तक पहुँचा देते हैं। उनके फैसला सर क़यादत ने करना है। हमारे लोकल क़यादत डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हमारे लीडर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसफ साहब। ये एक बात सर तयशुदा है कि जो फैसला उन्होंने करना है हमने उसको कबूल करना है। वो जो कहेंगे, अगर वो कह देंगे जी कि हमने हल्के के बंदे को टिकट देना है, किसको देना है, जिसको भी देना है, ये हमारी आखिरी कमिटमेंट उनके साथ होती है कि ठीक है जी हम अपनी सर्विस ख्वाजा साहब तक, अगर ख्वाजा साहब ने फैसला करना है तो ख्वाजा साहब तक हमारी तो रिक्वेस्ट यही है कि वो सही उम्मीदवार का जो इंतखाब है वो करें। सर देखिए मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहता हूँ। लोग हर्ट हो रहे हैं, 30 साल हो गए हैं। मुस्लिम लीग का वर्कर जो है, जो वोटर है, वो तो बेचारा खत्म हो गया। सर बिलीव मी कि मैं भाई क्या बताऊँ, बास का यकीन जने रोना निकल आता है उन लोगों की बातें सुनते हैं ना। वो कहते हैं यार भट्ट साहब हमें किस बात की सज़ा दे रही है कि हम हर दफ़ा आपकी बात मानते हैं, हम आपके कहने पे वोट दे देते हैं, उसके बाद हमारा कोई परेशानी हाल नहीं, कोई हमें डेवलपमेंट नहीं मिलती, कुछ नहीं हमें मिला, पार्टी ने हमें क्या दिया। अब फिर हम क्या करते हैं, उनको जाके सुकून प्यार उनके पास बैठते हैं, उनके डेरे पे जाते हैं, उनके खेतों में जाते हैं, उनके कम इनकरेज करते हैं, उनको हौसला देते हैं कि यार नहीं आप नामीदी गुनाह है, ए टाइम विल कम वेरी सून, अब बहुत जल्द टाइम आएगा, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, हम आपको डिलीवर करके देंगे, हम 20 साल की कसर निकाल लेंगे। सर होता ये है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरी पहुंच मेरे नुमाइंदे तक इजीली हो जाए, मेरी एसेस हो, मुझे इज्जत मिले, मुझे एहतराम मिले। हर बंदे की वोटर की ये ख्वाहिश होती है कि मुझे रिस्पेक्ट मिले। पहली वो रिस्पेक्ट मांगता है, वो अपनी पहचान मांगता है। तो मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा ना कोई इज्जत देता है किसी को और ना मेरी से ज़्यादा कोई पहचान किसी को है। हम एक एक बंदे को जानते हैं, एक एक बंदे का पता। इस दफ़ा वो मुनाफकत हल्कों में हो रही है कि जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया ना, वो फ्रंट लाइन पे हैं, और जिन्होंने दिए हैं वो नज़रअंदाज हैं। अब ये हमने तो देखे अपनी क़यादत तक पैगाम देना था, वो दे दिया। हम कहते हैं फैसला फिर क़यादत ने करना है। वो समझते हैं कि अगर यही महरूमी हमारे मुकद्दर में लिखी हुई है तो हम उनके साथ चलेंगे। अगर वो कहती है नहीं जी आपको हम रोशनी देंगे, इस दफ़ा आपको आपका राइट मिलेगा, तो हम उनकी मेहरबानी होगी। एनी हो, हमारा मैसेज यही है सर कि जो भी हो, ना सिर्फ पार्टी बल्कि तमाम पार्टियाँ कोशिश यही कर रही हैं कि अपने अपने हल्के की नुमाइंदगी वहाँ से लोकल से होनी चाहिए, पैराशूटर का दाखिला बंद किया जाए। इसी तरह सर अब देखिए मैं एक अपने आप को पुट अप करता हूँ, तो मैं मेरी जो रूट्स लेवल है ना, वो एज ए नर्सरी मेरी ग्रोइंग हुई है पॉलिटिक्स की एज ए ज़िला कौंसल। जिस बंदे ने ज़िला कौंसल का इलेक्शन ही लड़ा, वो डायरेक्ट कह दे जी मैंने MP MNA का टिकट मुझे दे दे, कैसे पॉसिबल है? उसको क्या पता है उसके इलाके में क्या है। अब 5 लाख के नुमाइंदे बन जाते हैं, 7 लाख के नुमाइंदे बन जाते, क्या आपकी वो पहुंच में है? सर ये चीज़ है, जब तक आपकी जो बंदा नर्सरी से ऊपर आता है ना प्लांट, वो ताकतवर होता है। हम 30 साल से इक़्तिदार में नहीं है, तो ये तना ये अभी मजबूत है, ये दरख्त जो है ना साया दे रहे हैं। वरना इस तरह तो बड़े लोग आते हैं और चले जाते हैं।
बड़े बड़े सरमायादार आए हमारे हल्के में, आए या चले गए हैं, नामो निशान नहीं उनका। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम वहाँ जिंदा हैं, अपने लोगों को सर्विस दे रहे हैं, तो दूसरी बात जो मैं ये कहता हूँ सर कि पॉलिटिक्स इज नॉट आवर, हमारा कोई बिजनेस नहीं है। हमने तो अपनी उस वक्त की जहाँ लाखों में सैलरियाँ लेते थे वो छोड़ दी इस पॉलिटिक्स के लिए, इस अवाम के लिए। पॉलिटिक्स इज जस्ट माई समझ लें हॉबी है और सोशल वर्क है। हम एज ए सोशल वर्क इसको लेते हैं। आपने देखा क्या हम गवर्नमेंट से लेके वहाँ चैरिटी कर रहे हैं? क्या हमने ज़मीनें दी कि हमने गवर्नमेंट से लेके वहाँ कॉलेज बनवाए हैं? क्या हम वहाँ डोनेट करते हैं गरीबों के लिए? क्या हम गवर्नमेंट से लेके करते हैं? हम अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से, अपनी तरफ से जो कुछ कर सकते हैं उस हल्का अवाम की खिदमत करते हैं। जो हमारे बस में है वो करते हैं, वो करते रहेंगे। हमें टिकट मिले या ना मिले, हमारा ऑब्जेक्टिव टिकट लेना नहीं, हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि हल्के की खिदमत करनी है। किस तरह करनी है वो अल्लाह बेहतर जानता है। जितनी हमें अल्लाह ने ताकत दी हुई है सर, हम प्लेटफॉर्म पे मुस्लिम लीग के हैं, उस प्लेटफॉर्म पे हमारी जितनी खिदमत होती है हम कर रहे हैं। उस हल्के को इस दफ़ा इंशाल्लाह उम्मीद है नाउमीदी नहीं मिलेगी, खुशी मिलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह पाक करे बेहतरी पैदा फरमाए, क्योंकि देखिए बहुत से लोग हैं वो मैसेजेस भी भेजते रहते हैं और इसके बारे में पूछते भी रहते हैं। तो मैंने खसूसी तौर पर आपका जो हल्का है उसके हवाले से जो लोग सवालात लोगों ने मुझे भेजे, मुझे कहा कि आप शाहिद साहब से पूछें, ये बात करें, हमारी आवाज़ उठाएं कि हम लोग नज़रअंदाज हुए हैं और हम 1 साल 2 साल नहीं तकरीबन 2-3 अशरों से नज़रअंदाज हो रहे हैं और हमारे मसाइल हैं और पार्टी इसके बारे में सोची। तो देखिए हम आवाज़ उठा रहे हैं कि पार्टी को इसके बारे में संजीदगी से सोचना चाहिए और जो सही कैंडिडेट है उसका इंतखाब करना चाहिए। जी जी इंशाल्लाह। मुझे आई एम 100% कॉन्फिडेंट। मतलब हमारे ख्वाजा साहब तक, पार्टी तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना। हाँ जी, देखिए हमारे एक डिस्ट्रिक्ट की ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हमारे तारिक सुबानी साहब हैं। ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, पॉलिटिकल वर्कर है, वो भी समझते हैं ख्वाजा साहब की मशावरत के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो सब उनको इत्मीनान में लेंगे। जो रूट्स लेवल की फैक्ट्स हैं हर हल्के की वो इनको पुटअप करनी पड़ेगी। जो विनिंग कैंडिडेट है, क्योंकि इस दफ़ा जो है इतना इजी तो नहीं हमें अपने आप को लेना चाहिए कि हम जिसको कह देंगे वो जीत जाएगा, ये नहीं होता। इलेक्शन के लिए यही होता है कि आप अच्छे उम्मीदवार को, ऐसे उम्मीदवार को पुटअप करें और जिसके ऊपर को उंगली न उठाए। शायद भाई और इन हालात में सर, जबकि आप देखिए महंगाई जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। सर इस इलेक्शन में मैं थोड़ा सा ये भी अगर सब कह दूँ, और सबसे बड़ा मैटर करता है हमारा पार्टी का, लेकिन उसके साथ साथ आपका किरदार, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपकी वर्थ, आपकी अपनी पोटेंशियल, आप हैं कितने जोगे। आप सफाई से बात कर सकते हैं, आप डीपीएस से भी बात कर सकते हैं। इफ यू आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, कल को अब एमपीए बनी रहे तो आपको बंदा पूछे ना, तो फिर क्या आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। वो स्ट्रांग कैंडिडेट हैं जिनकी अपनी बैकग्राउंड हो, जिनकी अपनी पर्सनैलिटी हो, जिनको आपकी इंतजामिया कुछ तरीके से आपके करेक्टर की वजह से आपका रिगार्ड करे। हाँ। मैं इस पे बिलीव करता हूँ और ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ये बड़ा अपने आप को लकी समझता हूँ कि मैंने आज तक अपने आप को फील नहीं किया कि आई एम नॉट एमपीए। और ये चीज़ें मैं समझता हूँ बेहद ज़रूरी है इन हालात में। जबकि आप देखें ना महंगाई के दर है और लोगों का जो है 2 वक्त का खाना खाना मुश्किल हो चुका है, और अगर अब पार्टी फिर इस तरह का कोई फैसला कर लेती है तो फिर तो सवाल तबाही है। स्किल्स है ना, आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। हाउ टू सेटिस्फाई द कस्टमर, हाउ टू वोटर्स। आपके अगर आप अपने वोटर्स को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अगर आप अपने लीडरशिप की मजबूरी अपने अवाम को बता ही नहीं सकते, तो आपकी क्या वो रिप्रेजेंटेशन का फ़ायदा। अगर आप में ये क्वालिटी होगी, आपके नुमाइंदे में ये क्वालिटी होगी कि वो अपनी अवाम को कायल कर सकेगा कि हमारी लीडरशिप ये आप लोगों के लिए कर रही है, ये प्रॉब्लम है, ये इश्यूज़ हैं, इनको ये आपके लिए तभी वो अच्छा वर्कर समझा जाता है। तो ये चीज़ें बड़ी काउंट करती हैं और ये करेंगी भी, इस दफ़ा मैटर करेंगी इंशाल्लाह, उम्मीद कर सकते हैं। अच्छा शायद भाई ये जो अभी 9 मई का सानिया हुआ है, शोहदा की यादगारों को जलाया गया, यूनिफॉर्म को वो लाठियों के ऊपर लटका कर ख़वातीन के मलबूसात को लहराया गया, तो आप इसे किस नज़र से देखते हैं? सर बहुत बैड। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मैं
पाकिस्तान की सबसे पहले तो मैं कंडेम करता हूँ इस वाक़े को। सेकेंड ये इट इज़ द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि 75 ईयर्स में पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने भी ऐसी गंदी हरकत नहीं की। हर पार्टी के ऊपर मुश्किल वक्त आए हैं। अभी मैंने जो सारी बातें की हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ के सबसे ज़्यादा तकलीफें नहीं है? हाँ। क्या उसकी 2/3 अक्सी को ख़त्म नहीं किया गया? क्या उनको कैद व बंद में नहीं रखा गया? क्या उनको एग्जाइल में नहीं भेजा गया? कोई एक गमला मुझे बता दें किसी एक सरकारी जाके इमारत का, किसी अस्करी इदारे का हमने तबाह किया हो। भट्टो वाज हैंग टिल टू डेथ, भट्टो को फांसी हो गई। पॉलिटिकल पार्टी है वो भी, बहुत बड़ी पार्टी, लेकिन मुझे बता दें क्या उन्होंने GHQ पे हमला किया? क्या उन्होंने जाके अस्करी इदारों पे हमले किए? किसी बेनज़ीर शहीद हो गई। बहुत बड़ा एक हादसा था पाकिस्तान की तारीख में। क्या अस्करी इदारों पर हमला हुआ? ये इट वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री सर। मैं ये समझता हूँ जिसने भी किया, जिसने भी करवाया, ये फॉरेन पॉलिसी थी, फॉरेन फंडेड था या लोकल प्लांटेड था, जिसने भी किया दे मस्ट बी पनिश्ड। और इनका खिलाफ वही होना है जो आर्मी एक्ट है। जिन्होंने अस्करी इदारों के ऊपर हमला करने की कोशिश की है या अटेम्प्ट की है या किया है, दे विल बी पनिश्ड बाय द आर्मी एक्ट। ये एक बड़ी सीधी सीधी बात है। अगर हम अपने ही मुहाफ़िज़ के खिलाफ जो हमें तोहफ़ा देता है, जिसके प्रोटेक्शन में मैं हूँ, आप 5 मिनट के लिए अपनी फोर्सेस को पीछे कर लें। पूरी दुनिया में हमने देखा है उनके मुल्कों के क्या हाल हुए हैं जिनकी आर्मी नहीं थी। मैं तो सलूट करता हूँ इस पाकिस्तान आर्मी को, जिसके ऊपर फ़ख्र कर दिया दुनिया के नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, पाकिस्तान की ब्रेव आर्मी। हमने अपनी तजलील नहीं की, हमने उन दुश्मनों को मौका दिया कि वो हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि ये जो कानूनी हरकत की है, चंद लोग थे, चंद शरपसंद अनासर थे जिन्होंने ये हरकत की है। हम उसकी जितनी भी मजम्मत करें सर वो कम है। और इसका मैसेज सिर्फ ये हुआ कि नेशनल और इंटरनेशनल इसका बहुत बुरा मैसेज दिया। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि पब्लिक ने, अवाम ने आर्मी के हक में फिर रैलियाँ भी निकाली। हाँ। आज भी हम उनको सलूट करते हैं। हाँ। मैं भी आपके सामने कहता हूँ, आई स्टैंड माई आर्मी। मैं फर्स्ट पाकिस्तानी हूँ, देन मैं मुस्लिम लीगी हूँ, उसके बाद मैं अपनी आर्मी का साथ। अच्छा सर भाई, ये जो लोग आम कहा जा रहा है कि मीडिया पर भी आता है जी कि PTI की सियासत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन शायद भाई जो सर्वे हैं वो तो ये बताते हैं उनका वोट बैंक अभी भी मौजूद है। वैसे मैं आपकी बात पे इसलिए एग्री करता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टी का वोट कभी ख़त्म नहीं होता। वक्ती तौर पे वो अंडरग्राउंड हो जाता है, लेकिन ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज कभी भी ख़त्म नहीं हुई। जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, जिसकी रूट्स हैं, वो तो पार्टी ख़त्म नहीं होती। जो आर्टिफिशियल बनती हैं, जो बनाई जाती हैं, वो वक्ती तौर पर एक फेज़ पे आती हैं, दूसरे फेज़ से आउट हो जाती हैं। PTI का वोट इस वक्त मैं ये नहीं कहता कि वोटर ज़ाहिर बाहर तो नहीं निकल रहा, लेकिन वोटर अभी अंडर साइलेंस है, साइलेंट है, खामोश है। लेकिन खामोश वोटर जो होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है। हम इस गलतफहमी में नहीं है कि वो वोट हमें मिल गया है या वो वोट कन्वर्ट हो गए मुस्लिम लीग को आ गया, ये बात नहीं है। हाँ, ये मैं ज़रूर सोचता हूँ कि वो PTI के सारे लोग खुदा न खास्ता ऐसे तो नहीं है जो अपने अस्करीदारों के ऊपर हमला करने को पसंद करते हैं। हाँ, ऐसे लोग भी सोच रखने वाले हैं। वो कहते हैं यार हमारी हमदर्दी उसके साथ ज़रूर थी। हाँ। लेकिन हमारी हमदर्दी उसके साथ अब इसलिए नहीं है कि उसने आर्मी के ऊपर अटैक किया है। ही इज़ नॉट नेशनलिस्ट पार्टी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो लोग ऐसी सोच वाले भी हैं जो खामोश होकर बैठे हुए हैं। वक्त आने पर अगर हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो भी हमें भी वोट दे सकते हैं। हमें ये तो हमारी अपनी स्किल्स है ना कि हम उनको कैसे यूज़ करते हैं। लेकिन ये एस्टिमेट कर लेना कि जी वो पार्टी ख़त्म हो गई है, पार्टियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। ये मेरा एक ज़रूर मैसेज होता है, पार्टियाँ ख़त्म नहीं होती। वोटर होते हैं वो कभी उभर के बाहर आ जाता है, कभी वो साइलेंट हो जाता है, कभी वो वक्त की नज़ाकत देखता है। दे आर अंडर ऑब्जर्वेशन। वो अभी देख रहे हैं कि क्या हालात जब इलेक्शन के आएंगे, सामने आएंगे, पता चलेगा। अच्छा भाई, दो सवाल बस, आखिरी 2 सवाल।
ये अभी जिन हालात में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली है, आपके सामने सारी सूरत थी। पाकिस्तान डिफ़ाल्ट होने के करीब था और खारजा पॉलिसी तबाह हो चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी, मईशत का बेड़ा गर्क था। तो मियाँ साहब आए, तो क्या मियाँ साहब के आने से, इक़्तिदार संभालने से सियासी तौर पे तो उन्हें नुकसान हुआ है, लेकिन क्या मुल्क को ऑक्सीजन मिली है? सर 100% एग्री कि देखिए दो चीज़ें होती हैं साजिद भाई, या तो आप रियासत बचा लें या अपनी सियासत बचा लें। उस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़ थी ना वो ये थी कि रियासत को कैसे बचाया जाए। अगर रियासत बचेगी तो मेरी पार्टी बचेगी, रियासत बचेगी तो हम अदारे बचेंगे। पहली जो सबसे बड़ी हमारी प्रायोरिटी थी वो ये थी कि हम पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लें। पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है। तो ये जो कुर्बानी दी ना शहबाज शरीफ साहब ने, ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बने, वो कुर्बानी का बकरा बने हैं। उन्होंने, मैं ये कहता हूँ कि ही इज़ द ब्रेन, शहबाज शरीफ इज़ द ब्रेन। 13 जमातों को साथ लेके चलना आम आदमी के बस की बात नहीं है सर। कितनी कॉन्फिडेंस के साथ, कॉम्पिटेंसी के साथ उन्होंने तमाम जमातों को इत्मीनान में लिया फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस कंट्री कि यार आए मिलकर हम एक मिसाक करें, इकट्ठे मिलके अपनी अपनी पार्टियों को दाव पे लगाएं, इस मुल्क के नेशनल काज के लिए इकट्ठे हो जाएं। तो उन्होंने इकट्ठे होके सब ने IMF के साथ जिस तरह से शबाना रोज़ मेहनत की है, सागडार साहब ने की है, अब मुझे क्या क्या बताऊं कि किस कोई लम्हा नहीं छोड़ा IMF के साथ मीटिंगें करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कश्ती जो भंवर में फंसी हुई थी ना, अब वो कश्ती को भंवर से तो निकाल लिया उन्होंने। अब ये बात तो सब पता लग गया दुनिया को, IMF से मुआदे भी आपके हो गए, आपका इत्मीनान भी बहाल हो गया। जब IMF के साथ आपका इत्मीनान ख़त्म हो जाता है ना, तो इंटरनेशनली आप जो है ना डिफ़ॉल्ट में चले जाते हैं। इंटरनेशनल लोग समझते हैं यार ये बंदा काबिल भरोसा नहीं है।